वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। तो चलिए हम 9 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह 8 जून को मनाया जाता है। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जानें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकी की संतुलन आदि को ध्यान में रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई पृथ्वी सम्मेलन, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। साथ ही उसमें क्या किया गया था, तो ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया था ऐसी अवधारणा के लिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस की शुरुआत 2008 में की गई। अब चलिए हम थोड़ा इस वर्ष की इसकी थीम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसकी थीम को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इसका थीम क्या है इस वर्ष का, वर्ल्ड ओशियन डे का, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए आपको कमेंट में बताना है, जीके से रिलेटेड है, आपको जितना डिटेल जानते हैं तो इसके बारे में लिखिएगा। पहले तो जितने भी महासागर हैं उसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम यानी कि आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो उसे कमेंट में लिखिए। अगर और डिटेल जानते हैं तो और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि UNADAP ने किसे गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन, यह एम नेत्रा को नियुक्त किया गया है। यही है एम नेत्रा, यह तमिलनाडु के हैं, मात्र 13 वर्षीय लड़की हैं। क्यों इन्हें दिया गया है, तो अभी जैसा कि पता होगा अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इन्होंने लॉकडाउन के समय गरीबों की मदद के लिए इनके पिता के द्वारा जो 5 लाख रुपये इनकी पढ़ाई के लिए रखा गया था, उन्होंने पूरे गरीबों में इसको वितरण किया, तो उसको बांट दिया। इनके पिता एक सैलून संचालन है। तो ये हम कह सकते हैं छोटे परिवार से होकर एक बड़ी रकम को गरीबों में बांटे, इसके लिए इनका अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी का मन की बात आया था उसमें इस लड़की के जज्बे का जिक्र किया गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्या है, एम नेत्रा। अब चलिए हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या बताया गया था, UNADAP, तो इसका थोड़ा फुल फॉर्म भी देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। अगला प्रश्न है कि ARCI ने किसके साथ मिलकर अल्ट्रा UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है, यानी कि जो कीटाणुओं को मारने के लिए। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ये बी यानी कि मेकिंस के साथ ऐसा किया गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए ये देख सकते हैं काफ़ी दुखद खबर है। क्या है कि चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो यही है चिरंजीवी सर्जा, मात्र 39 वर्ष के हैं। इनका कल क्या हो गया, तो हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या थे, एक अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे, लगभग 22 फिल्मों में कार्य कर चुके थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी कर्ट थॉमस का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे, तो जो कर्ट थॉमस थे ये देख सकते हैं किस खेल से संबंधित थे, तो ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित थे। कौन, तो कर्ट थॉमस। आपको जानना है कि जो जिम्नास्टिक है वह किस प्रकार का खेल है, तो यह खिलाड़ियों के संतुलन को देखता है, शक्ति, उनके लचीलेपन को आप देखते होंगे पाइप के थ्रू वहाँ पे जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वो उस पर चलते हैं, अपने संतुलन को दिखाते हैं, या एक लंबे रॉड के थ्रू जंप करते हैं। तो ये सारा जिम्नास्टिक के अंतर्गत है। तो इससे आप देखिएगा, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये काफ़ी सारे स्वर्ण पदक भी जीत चुके थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया गया है, तो यह ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब चलिए पंचशील के बारे में आप जाने होंगे। इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, जिसके अंतर्गत 5 तत्वों को संकलित किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पंचशील है इसमें सम्मान, यानी कि दोनों देश हैं एक दूसरे को सम्मान करेंगे। अगर कोई बात विवाद हो जाता है तो संवाद से उसको क्या करेंगे, तो उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करेंगे, शांति बनाए रखेंगे और समृद्धि को आगे लेकर बढ़ेंगे दोनों देश। तो यहाँ पे यही पंचशील के 5 तत्व हैं। अब चलिए हम थोड़ा जो पंचशील है
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इस 5 सिद्धांतों की आधारभूत मानकर संधि की गई थी, यानी तिब्बत को मामलों को लेकर भारत और चीन में। लेकिन चीन की नीति आपको पता होगा, हमेशा उसका दोगला रवैया रहता है, हमेशा क्या कहते हैं, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो इसलिए उसने 1954 में तो इस प्रकार की कह सकते हैं कि संधि बनाई थी, लेकिन 1962 में उसने इसका उल्लंघन किया था और भारत में उसने क्या किया था, युद्ध छेड़ दिया था। तो यह इसका पूरी तरह से उल्लंघन था पंचशील का। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोनिका मोहता को किस देश के नए राजदूत के रूप में चुना गया है, यानी भारत के राजदूत के रूप में उन्हें किस देश में अभी नियुक्त किया गया है? तो देख सकते हैं अभी ऐसा उन्हें स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया। हाल ही में बताया गया था कि ब्रिटेन में गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया था। रोमानिया में किन्हें? तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया, रास से राहुल, रास रोमानिया, ऐसे याद रखेगा। फिनलैंड में अभी किन्हें किया गया था? नहीं, थोड़ा गड़बड़ा जाएगा फिनलैंड में, क्योंकि रवीश कुमार को किया गया था। तो इसे याद करने का प्रयास करिएगा। फिनलैंड में किन्हें? तो रवीश, वे भी र से हैं। तो ये सारे को आप याद रखेगा। फिनलैंड की राजधानी बताया गया था हेलसिंकी। फिर सीबी जॉर्ज को किया गया था कुवैत में। अभी बता दें कि मोनिका मेहता को कहाँ नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में। तो पहले स्विट्जरलैंड में सीबी जॉर्ज ही थे, तो सीबी जॉर्ज को वहाँ से हटाकर कुवैत में भेज दिया गया है। तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। फिर पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को, तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी बताया गया था पोर्ट मोरेस्बी। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब चलिए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड काफ़ी ज़्यादा हमेशा खबरों में रहता है। इसकी राजधानी कहाँ है स्विट्जरलैंड की? तो इसकी राजधानी बर्न है। तो ये आपको जानना है। अब चलिए हम थोड़ा स्विट्जरलैंड के बारे में जाने। यह जो यूरोपीय देश है, यहाँ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का हम कह सकते हैं तांता लगा हुआ, उसका लिस्ट अगर अभी हम गिनाना स्टार्ट करें तो एक लंबी सीरीज है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा यही है स्विट्जरलैंड में। सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यही है। फिर WHO का आ जाइए, WHO का कहाँ है? तो जिनेवा में है, तो वो भी स्विट्जरलैंड में हो गया। फिर आ जाइए विपो, WIPO, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा में है। इसके अलावा आप और जान सकते हैं, सबसे मेन तो यही देख लीजिए WTO, WHO, तो WTO का भी जिनेवा में है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताया गया था कोलोंगनी स्विट्जरलैंड, तो वह भी स्विट्जरलैंड में है। किसका? विश्व आर्थिक मंच का। साथ ही UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, WMO, तो WMO भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। तो काफ़ी सारा वहाँ संस्था है, जैसा कि देख सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की संस्था भी स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा अन्य कई संस्था भी स्विट्जरलैंड में है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी हमजा कोया, तो हमजा कोया का भी निधन हो गया है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि इनका जो निधन हुआ यह अभी संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड थे। पहले पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी रह चुके हैं। तो संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ देखिए बताया गया है। तो जो संतोष ट्रॉफी है वे फुटबॉल से संबंधित है। जैसा कि आप इसका लोगो देख सकते हैं, यही है संतोष ट्रॉफी का लोगो। ये देखिए फुटबॉल का चित्र बना हुआ है। तो यह किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब चलिए हम थोड़ा संतोष ट्रॉफी के बारे में जाने कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी जानना है। साथ ही इसे राज्य एवं सरकारी संस्थाओं के बीच खेला जाता है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से खेलते हैं। और इसमें अभी तक सबसे अव्वल पश्चिम बंगाल रहा है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बार संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है। तो ये भी आपको यहाँ से जानना है, पश्चिम बंगाल को रिलेट करके। इसके अलावा आपको जानना है संतोष ट्रॉफी नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्गीय मनमथा नाथ राय चौधरी ने महाराजा ऑफ संतोष, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, उसमें बंगाल का हिस्सा था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किए थे 1941 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि देखिए हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटी में कौन है? तो आप देख सकते हैं इनका अगर आप पहचानते होंगे तो उनका चेहरा दिखाया गया है। ये हैं काइली जेनर। जैसा कि आपको काइली जेनर के बारे में पता होगा, यह अमेरिकी अभिनेत्री हैं। साथ में इनकी एक मेकअप की कंपनी है, यानी कि इनकी एक किस कॉस्मेटिक की कंपनी है। वे कौन सी कॉस्मेटिक है? तो काइली कॉस्मेटिक, देख सकते हैं यही इनकी कंपनी है। तो ये मेकअप की कंपनी है, इससे काफ़ी ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि पिछले
पिछले मंथ के बारे में, पिछले साल के बारे में बताया जा रहा है कि काइली जेनर का पिछले मई से लेकर, यानी मई 2019 से लेकर इस बार मई 2020 तक उनका जो कमाई का रकम रहा वो कितना रहा, तो 590 मिलियन डॉलर, जो कि सबसे अव्वल स्थान पर रहे। अक्षय कुमार मात्र एक भारतीय हैं सेलिब्रिटी जो इस सूची में आए हैं, उनका स्थान कौन सा है, तो 52 है। तो ये भी आप याद रखना है। कमाई के मामले में 52वें स्थान पर है। उन्होंने पिछले एक साल में कितना रुपया कमाया है, तो ये भी आपको जानना है। काइली जेनर का कितना था, तो 590 मिलियन डॉलर, और अक्षय कुमार का कितना है, तो 48.5 मिलियन डॉलर। तो ये भी जानना है। तो 48.5 मिलियन डॉलर समझ सकते हैं कितना हो गया, तो 365 करोड़, जो कि काइली जेनर काफ़ी ऊपर है। तो चलिए, हम ये भी आपको अक्षय कुमार के बारे में जानना है कि अक्षय कुमार ओनली इंडियन ऑन द लिस्ट इसमें है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में बताया गया है काइली जेनर के बाद कान्ये वेस्ट, रोजर फेडरर, सारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये रोनाल्डो कर लीजिएगा। तो ये सारे क्या हैं, तो इन सभी को ये नंबर 4 के हैं, ये देख सकते हैं। पहले ये हो गए हैं, बाकी सारे नंबर 5 के नंबर 4 के सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अभी 5 जून को क्या मनाया गया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसी को देखते हुए इनके द्वारा ऐसा किया गया है। किनके द्वारा, तो YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो विश्व भूषण। अभी आप देखेंगे कि कचरा निस्पंदन का मामला इसलिए यहाँ भी आया कि अभी वहाँ विशाखापत्तनम में क्या हुआ था, तो एक पॉलीमर फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हुआ था। तो वो भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ था हाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब चलिए, थोड़ा हम आंध्र प्रदेश के बारे में कल ही बताया गया था कि इसकी जो स्थापना है पहली बार भाषा के आधार पर किसी राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं कहाँ है, अमरावती। अब चलिए कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। कल राजीव गांधी नेशनल पार्क के बारे में भी बताया गया था कि यहीं है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क को। इससे जो अन्य इम्पॉर्टेंट और फैक्ट बनते हुए आपको याद रखना है कि श्री सैलम परियोजना, जो श्री सैलम परियोजना है उसके बारे में जानना है कि सैलम परियोजना कहाँ की परियोजना है, तो वह आंध्र प्रदेश की ही परियोजना है। साथ ही नागार्जुन सागर परियोजना सारे बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, जो कई उद्देश्यों के लिए, बहु मतलब समझ सकते हैं एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो कई उद्देश्यों के लिए, जैसे मछली पालन, बिजली उत्पादन, कई सारे उसके उद्देश्य होते हैं। तो ये आपको जानना है। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह श्री सैलम परियोजना बताया गया यही है, आंध्र। एक और है नागार्जुन सागर परियोजना, वो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों में है। आपको नेक्स्ट याद रखना है कि वहाँ का एक तिरुपति मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वह किस पहाड़ी पे स्थित है, ये भी जानना है। तो वे शेषाचलम पहाड़ी पे स्थित है। तो यहाँ से आपको रिलेट करके याद क्या रखना है कि जो शेषाचलम पहाड़ी है वह कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। साथ ही शेषाचलम एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, यानी कि ये भी जानना है कि बायो रिजर्व एरिया है, तो उसको बारे में भी जानना है। तो कौन, शेषाचलम पहाड़ी, ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश को यहाँ पे दिखाया गया है। अब चलिए कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आपको वीडियो को रोकना है, खुद से आंसर करने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया, तो यह 6 जून को मनाया गया था। बाकी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। साथ ही 7 जून को क्या मनाया गया था, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, उसका थीम याद रखना है, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। अगला प्रश्न कल का है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर #I कमिट पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो RK सिंह के द्वारा किया गया है। ये बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्रालय में मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है, तो ये देख सकते हैं जो समर ट्रीट्स है यह HDFC के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 में होने वाले एशियाई कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो यह भारत करेगा। यह फुटबॉल से संबंधित कप की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका किसने लॉन्च किया है, तो ये देख सकते हैं यह किसके द्वारा किया गया था, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है, तो यह किस में हुआ है, तो आप देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है।
दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो कर्नाटका में है, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। तो और मौत के मामले में पूछे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मौत हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न कल के यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि किस संगठन ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने वाले को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने के लिए सोमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था, तो DRDO के द्वारा किया गया था। वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है, तो वाहन मित्र योजना के बारे में बताया जा रहा है। यह आंध्र प्रदेश के बारे में आंध्र प्रदेश की एक पहल है। तो ये भी आपको जानना है कि वाहन मित्र किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की एक पहल है। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहकों को कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। तो ये इंडसइंड और इस प्रकार का पहला है। तो ये आपको याद रखना है, मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में मानुषी छिल्लर को इनमें से किसका चुना गया था ब्रांड एम्बेसडर, तो ये अभी आपको जानना है किसका, तो एडिडास का। अब चलिए आपको ये बताना है कि मेघ संदेश ऐप, चलिए बता देता है इसका आंसर भी। हाल ही में इसको बताया नहीं गया था क्योंकि एक मेघ संदेश ऐप लाया गया है। तो यह किसके द्वारा लाया गया है, ये आपको जानना है कि जो मेघ संदेश ऐप है वह कर्नाटक की सरकार के द्वारा लाया गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।